Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about what is mediation. इसका procedure क्या है? How and when you can apply for mediation, and what is the legal framework that supports the mediation. One by one we will discuss all these things. Number one, what is mediation? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is mediation. मीडिएशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई भी पार्टी जो इन डिस्प्यूट हो, जिनके दरमियान कोई जो है वो डिस्प्यूट है, चाहे वो कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई रेंट का डिस्प्यूट है, या कोई भी अदर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या सर्विसेज के रिलेटेड जो है वो कोई डिस्प्यूट है, तो देन अगर किसी पार्टी के दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट है जो कि मीडिएट हो सकता है, तो मीडिएशन की प्रोसेस जो है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीडिएशन। मीडिएशन इज ए प्रोसेस वेयर टू पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट। इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट with the help of neutral or any third party which is actually approved by the courts of law called as mediator. तो जो न्यूट्रल है, किसी थर्ड पार्टी की असिस्टेंस के साथ अपने मैटर को आउट ऑफ द कोर्ट रिजॉल्व करा लेना इज बेसिकली मीडिएशन। और आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इवन एपेक्स कोर्ट्स जो हैं वो इसको मीडिएशन को जो है वो प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक तो ये कि इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, दूसरा ये कि जो सिविल लिटिगेशन का लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रोसीजर है उससे जो है वो इंसान बच जाता है। देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ मीडिएशन। इवन वर्ल्ड वाइड जो है वो इसको प्रमोट किया जाता है कि कोई भी लिटिगेशन जो सिविल लिटिगेशन है या कोर्ट्स में जो लेंथी प्रोसीजर है उसको जो है वो सुपरसीड करके अगर आपका केस एमिकेबली सेटल हो सकता है, म्यूचुअली जो है वो न्यूट्रल के जरिए जो है वो अगर उसको प्रॉपरली जो है वो मीडिएट किया जा सकता है, तो देन जो है वो जरूर आपको मीडिएशन में जाना चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं मीडिएशन के। तो उसके बाद हाउ एंड व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर मीडिएशन। आजकल पाकिस्तान में कंपल्सरी प्री ट्रायल मीडिएशन जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रही है, बल्कि इंट्रोड्यूस हो चुकी है टू द एक्सटेंट ऑफ सर्टेन लोअर जुडिशरी, कि जिसमें कोर्ट जो है अंडर सेक्शन 89A ऑफ सीपीसी, कोर्ट के पास पावर्स है, सिविल कोर्ट्स के पास, कि वो किसी भी मैटर को रेफर कर सकती है टू द मीडिएशन और रिकंसिलिएशन या फिर आर्बिट्रेशन में, कोई भी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। तो इसमें इस्लामाबाद एडीआर एक्ट 2017 जो है वो इस्लामाबाद की हद तक जो है वो इन्फोर्सेबल है। इसी तरह पंजाब में 2019 का एक्ट है, और केपीके और हर प्रोविंस के अंदर जो है वो प्रोवाइडेड है, स्पेशल लॉ है, और वो मीडिएशन को और अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट को जो है वो प्रमोट करता है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। नंबर वन, सबसे पहले आप किसी भी सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं, रेंट से रिलेटेड है, अगर रेंट की रिकवरी का डिस्प्यूट है, या एविक्शन का डिस्प्यूट है, या आपका कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है, जो भी वट एवर डिस्प्यूट है, आप उसके बारे में कोर्ट में केस फाइल करते हैं। कोर्ट एट फर्स्ट स्टेज जो है वो डिटरमिन करेगी कि क्या ये जो मैटर है इसको रेफर करना चाहिए मीडिएशन को, क्या ये रेफरेबल है। तो जब कोर्ट ये डिटरमिन करेगी उसका नेचर, तो देन कोर्ट जो है अगर समझे कि ये रेफरेबल है, कोई फैमिली का डिस्प्यूट है, कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई मामला है, बेबी की कस्टडी का जो है वो मामला है, कोई भी ऐसा मामला, वैसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है सेक्शन 10 एंड 12 जो है मीडिएशन को, कि कंपल्सरी मीडिएशन होनी चाहिए फैमिली डिस्प्यूट्स में, फैमिली केसेस में, ताकि लेंथी प्रोसीजर से जो है वो बचा जा सके। तो पहला स्टेप है जी, आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी। नंबर टू, कोर्ट डिटरमिन करेगी कि क्या ये रेफरेबल है टू द मीडिएटर। अगर वो ये समझेगी एग्जामिनेशन के बाद, तो देन जो है कोर्ट रेफर कर देगी ये मैटर टू द मीडिएटर। अब मीडिएटर सेंटर्स जो है वो, मीडिएशन के सेंटर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। अब दिस इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशंस। जैसे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के लिए जो है वो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट फोरम्स जो है वो बना दिए गए,
और हर डिफरेंट कंट्रीज ने अपने जो हैं वो आर्बिट्रेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, जैसे लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनका अपना आर्बिट्रेशन सेंटर है, या ICSID जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स हैं वो ICSID में जो है वो जाते हैं, या इसके अलावा डिफरेंट दुनिया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड जो हैं वो ADR सेंटर्स हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशंस कहते हैं, जहां पे मैटर इंटरनेशनली जो मैटर्स हैं वो रेफर किए जाते हैं टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने रूल्स के मुताबिक जो है वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं केसेस को, और विद इन लिमिटेड टाइम जो है वो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स को, स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को जो है वो रिजॉल्व करते हैं। और ये जो आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ये भी बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है। इसको भी फर्दर जो है वो, क्योंकि अभी ये इवॉल्व हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो इसको एस्टैब्लिश होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने माइंड में, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जिसमें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें प्रॉपरली अपॉइंटेड जो हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं, ट्रेन्ड न्यूट्रल पर्संस होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन मीडिएशन और सर्टिफाइड होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जब कोर्ट आर्बिट्रेटर को, न्यूट्रल को जो है वो रेफर करती है मैटर अंडर सेक्शन 89A CPC, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि कोर्ट जो है वो मैटर मीडिएटर के पास जाता है। मीडिएटर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, मीडिएटर दोनों पार्टीज को बुलाता है। बुलाने के बाद वो दोनों पार्टीज को, उनके डिस्प्यूट को, उनके इश्यूज को जो है वो सुनेगा इन डिटेल। अच्छा, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो सेपरेटली भी जो है वो दोनों पार्टीज को सेपरेटली भी सुन सकता है, टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, कि भाई दोनों में सेटलमेंट जो करवानी है तो उसके लिए उसे डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर करना आसान हो जाते हैं कि अगर वो सेपरेटली, इंडिविजुअली जो है वो पार्टीज को सुन ले। तो इस तरह जो है वो आर्बिट्रेटर जो है, जो एक्चुअल मीडिएटर है, वो उन दोनों को जो है वो उनकी पार्टीज की डिस्प्यूट को सुनेगा और फिर वो उनका एमिकेबल सेटलमेंट करवाना चाहेगा। उस एमिकेबल सेटलमेंट में वो डिफरेंट ऑप्शंस दोनों पार्टीज को दे सकता है, उनकी बात सुनेगा, किसी ना किसी कंक्लूजन पे उसको जो है वो पुश करेगा कि भाई फॉर एग्जांपल के लेंथी लिटिगेशन की बजाय आप इस सेटलमेंट पे, जो एमिकेबल सेटलमेंट है उसके ऊपर जो है वो अगर वो राजी हो जाएं तो देन उसको जो है वो इन रिटन फॉर्म जो है वो ले आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ही आर्बिट्रेटर के पास जाता है, आर्बिट्रेटर क्या करता है, जो मीडिएटर है बेसिकली, मीडिएटर के पास जब आप जाते हैं तो कोर्ट दोनों की जो है वो मामलात को सुनता है, सुनने के बाद वो डिसीजन करेगा। अगर फॉर एग्जांपल दोनों पार्टीज जो हैं, पहला ज्वाइंट सेशन होता है, फिर उसके बाद वो इंडिविजुअली भी बुला सकता है। जब ज्वाइंट सेशन के बाद जब वो उनको डिटेल में सुन लेगा, 1 या 2 या 3 सेशंस में, उनकी ऑलरेडी आर्बिट्रेटर्स की वैसे फी डिटरमिन होती है या कोर्ट डिटरमिन करके फॉरवर्ड करती है उसको कि जो मीडिएटर है उसकी कितनी फीस होंगी। वैसे मीडिएशन रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, बार काउंसिल्स ने जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है कि कितनी उसके जो है वो रेम्यूनरेशंस होंगे, और वो उसको एज ए न्यूट्रल जो है, एज एन एक्सपर्ट उसको जो है वो सॉर्ट आउट करता है। तो जब आप कंक्लूजन पे पहुंच जाएं, दोनों पार्टीज किसी एक पॉइंट पे एग्री हो जाएं, तो देन वो उनके दरमियान एक एग्रीमेंट जो है वो ड्राफ्ट करेगा मीडिएटर, और देन ड्राफ्ट करने के बाद दोनों पार्टीज के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे, दोनों पार्टीज की कंसेंट होगी, और उसके बाद वो ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड होगा। और वो जब प्रॉपरली साइन होने के बाद मीडिएटर जो है वो उस एग्रीमेंट को, उस कंक्लूजन को, जिसको आप सेटलमेंट एग्रीमेंट कह सकते हैं, उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को सबमिट करवा देगा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। जो ही वो ऑनरेबल कोर्ट में सेटलमेंट एग्रीमेंट सबमिट करवाएगा, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा सिविल लॉ में, CPC में, कंसेंट डिक्री के बारे में या कंप्रोमाइज डिक्री के बारे में, जो ऑर्डर 23 रूल 3 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, या आप ऑर्डर 10 जो है जहां पे एडमिशन हो रहे होते हैं या एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज होता है, तो सेक्शन ऑर्डर 10 रूल 1A से C तक जो है वो कंप्रोमाइज जो है वो कैसे होते हैं, या ऑर्डर 23 में जो कंप्रोमाइज होता है वो भी एक बेसिकली ये फॉर्म ऑफ सेटलमेंट है कि पार्टीज के दरमियान सेटलमेंट हो जाए। तो जो कंसेंट डिक्री होती है, जो 96 में, सेक्शन 96 उसकी प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड है कि अगर दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज कर लें और कंसेंट दे दें किसी भी डिग्री में, और उनकी कंसेंट को कोर्ट पार्ट ऑफ द डिग्री बना देती है, तो इसी तरह
वो फिर नॉन अपीलेबल है और ना ही उसके ऊपर अपील हो सकती है और ना ही वो आगे फर्दर चैलेंजेबल होता है, वो फाइनल डिटर्मिनेशन होती है। तो मीडिएटर में एक जो फायदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है, जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 से ज्यादा इफेक्टिव एंड एनफोर्सेबल है और इसको जो ज्यादा बेहतरीन बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, वो ये है कि जो जब मीडिएटर किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है तो वो अपना अवार्ड, जो अपना कंक्लूजन, जो एग्रीमेंट सेटलमेंट बनाता है, वो सेटलमेंट एग्रीमेंट जब कोर्ट में सबमिट कराएगा तो कोर्ट उसको पार्ट ऑफ द डिक्री बना देगी और वो डिक्री शैल बी प्रिज्यूम्ड एज कंप्रोमाइज डिक्री और कंसेंट डिक्री, जो कि अपीलेबल नहीं होती। और फिर उसके ऊपर आप जो सिविल लिटिगेशन में जो प्रॉपर प्रोसेस दिया गया है कि आप पहले ट्रायल कोर्ट में 2-3 साल तक जो है वो लिटिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड फिर आप उसके ऊपर अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर अपील आपकी आपके अगेंस्ट हो जाती है या आप उससे जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते तो देन आप हाई कोर्ट में और देन टिल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो आप लिटिगेशन को जो है वो लिंगर ऑन कर सकते हैं। या ये प्रोसेस जो सिविल लॉ में प्रोवाइडेड है वो बहुत लेंथी है, तो उसकी बजाय मीडिएटर का जो रास्ता है वो मतलब चंद दिन से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट कुछ हफ्ते के अंदर आपका फैसला हो सकता है और बेहतरीन प्रोडक्टिविटी के साथ हो सकता है अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो ऑनेस्टी के साथ कंप्रोमाइज की तरफ या दोनों को नुकसान पहुंचाए बगैर या ह्यूमिलिएट किए बगैर आप जो है वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द लीगल प्रोसेस कि आप जो है वो किस तरह अपने मैटर को मीडिएटर के थ्रू जो है वो एमिकेबली जो है वो सेटल करवा सकते हैं। तो जो लीगल बेसिस है इसकी बैकग्राउंड पे, नंबर 1 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट करती है इन डिफरेंट वेरियस जजमेंट्स में, और उसके अलावा ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं। इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मैटर्स जो नेशनल लेवल के मैटर्स हैं उनको जो है वो मीडिएशन में जो है वो रेफर भी किए हैं। तो इसलिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि विदाउट इंजरिंग एनी इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट आप उसको जो है वो एमिकेबल सेटलमेंट का मौका दें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मीडिएशन में फेल हो जाएं, फॉर एग्जांपल आप मीडिएशन में आपकी मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होती, कोई भी आप जो है वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते या पार्टीज के दरमियान एमिकेबल सेटलमेंट नहीं होती, तो देन फिर आप कोर्ट में ये मीडिएटर जो है वो सबमिट करवाएगा अपनी तरफ से कि मीडिएशन इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कोर्ट में फिर प्रॉपर सिविल लिटिगेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह फिर दोबारा से जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मीडिएशन इन कंक्लूजन अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मीडिएशन एक शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट रेमेडी है टू दोज के जो चाहते हैं कि उनका जो डिस्प्यूट है जल्दी और एमिकेबली प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, बगैर जो है वो लेंथी प्रोसेस के, विद इन टाइम या विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो देन उसके लिए एक बेहतरीन रास्ता जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मीडिएशन का प्रोवाइड किया है, और उसके थ्रू आप अपने बड़े से बड़े कमर्शियल और अदर डिस्प्यूट्स जो है वो उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम इसको कंक्लूड करें, नंबर 1 अगर आप मीडिएशन में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मीडिएशन कैसे पॉसिबल है, आप कैसे जा सकते हैं। कोर्ट भी रेफर कर सकती है और आप खुद कोर्ट को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें मीडिएशन में जो है वो भेजा जाए। जब कोर्ट 89A CPC की पावर एक्सरसाइज करती है तो वो खुद मीडिएशन में जो है वो आपको फॉर द एमिकेबल सेटलमेंट जो है वो फॉरवर्ड कर सकती है। इवन सेक्शन 10 एंड 12 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट जो है वो भी उसको सपोर्ट करता है कि फैमिली डिस्प्यूट्स को कंपल्सरी मीडिएशन और रिकंसिलिएशन के लिए जो है वो कंसीडर किया जाना चाहिए। और ये लीगल स्टेप्स क्या हैं, पहले कोर्ट डिटरमिन करे, पहले आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, फिर कोर्ट डिटरमिन करेगी कि क्या ये मीडिएशन के काबिल है केस, अगर है तो देन कोर्ट जो उनके अप्रूव्ड मीडिएटर्स होते हैं उनको रेफर करेगी, और या फिर किसी आर्बिट्रेशन सेंटर या ADR सेंटर्स जो हैं उनको जो है वो रेफर करेगी, और वो फिर जो न्यूट्रल पर्सन होगा उनमें से वो कोई न्यूट्रल पर्सन जो है वो ऑथराइज होगा, और फिर वो उसको जो है वो केस को दोनों पार्टीज को सुनेगा। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद वो उनको सेपरेटली भी सुन सकता है, और सुनने के बाद वो उनको किसी भी जस्ट कंक्लूजन पे पहुंचेगा, और अगर वो पहुंच जाए कंक्लूजन पे तो देन वो उनके दरमियान एमिकेबल सेटलमेंट के बाद एक सेटलमेंट एग्रीमेंट करवाएगा, जो एग्रीमेंट ड्यूली साइंड होगा, दोनों पार्टी से ड्यूली स्टैम्प्ड होगा, मीडिएटर उसके ऊपर जो है वो अपना अवार्ड देगा, और वो फिर देन सबमिट करवाएगा मीडिएटर टू दी सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट। जब वो सेटलमेंट हो जाएगी तो फैमिली कोर्ट उसको कंसेंट डिक्री बना देगी, और वो कंसेंट डिक्री
फाइनल होगी, उसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई जो लेंथी प्रोसेस जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको भी बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मीडिएशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो बैकलॉग है सिविल कोर्ट्स में, जो लाखों केसेस जो पेंडिंग है, उससे बचा जा सके, और ये जो एक्सपेंसेस हैं या ये जितने भी मामलात हैं, इनको जो कोर्ट में सालों जो है वो लग जाते हैं लोगों को सॉर्ट आउट करते हुए, ईयर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, तो उस जो एक कस्टम को जो है वो खत्म किया जाए और मीडिएशन के थ्रू जो है वो किसी भी मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन आस्क कि आपका कौन सा डिस्प्यूट है और उसको मीडिएशन में जाना चाहिए या नहीं। अगर मीडिएशन में जाना है तो कैसे जो है वो आप भेज सकते हैं, तो उसके लिए you can comment or ask any question regarding the mediation. Thank you so much. Allah Hafiz.